आज हम लोग पढ़ेंगे फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अभी जो हेडिंग आपने सुना वो है फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज। बात ध्यान में आती है कि अगर ये मूविंग चार्ज पर फोर्स हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो जो स्टेशनरी चार्ज होगा मैग्नेटिक फील्ड में, क्या ये कोई फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? एनी फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड बाय ए चार्ज एट रेस्ट इन ए मैग्नेटिक फील्ड? तो इसका आंसर होगा नो। देयर विल बी नो एनी फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज एट रेस्ट इन ए मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में जो रेस्ट पर चार्ज है या स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल है तो वो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। अब इसी के अगेंस्ट अगर देखो तो बात ध्यान में आती है कि एन स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंसेस ए फोर्स इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल है, कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर है तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है रेस्ट पर कोई चार्ज पार्टिकल है वो होता है QE, लेकिन यहाँ कोई फोर्स वो एक्सपीरियंस नहीं करता। और इस फैक्ट को फर्स्ट टाइम जो रिकॉग्नाइज किया था वो थे हेनरिक एंटून लॉरेंज, डच फिजिसिस्ट थे और लगभग 100 साल पहले। इनका जो ऑब्जर्वेशन था, द इलेक्ट्रिक चार्जेस मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस ए फोर्स व्हाइल देयर इज नो सच फोर्स ऑन स्टैटिक चार्जेस। ये इनका ऑब्जर्वेशन था कि जो मूविंग चार्ज पार्टिकल हैं मैग्नेटिक फील्ड में या जो मूविंग चार्जेस हैं मैग्नेटिक फील्ड में वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन जो चार्ज पार्टिकल्स या जो चार्जेस रेस्ट पर हैं स्टैटिक मोड में हैं वो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करते। और इसको इन्होंने एक्सपेरिमेंटली एक्सप्लेन किया। तो इट इज़ फाउंड फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स दैट द चार्ज मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड experiences a force may be given as। तो जो फोर्स ये एक्सपीरियंस करते हैं उसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो उसके कुछ पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज F प्रोपोर्शनल B। दूसरा पॉइंट है द फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द चार्ज F प्रोपोर्शनल Q। थर्ड पॉइंट है द फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी V इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। जो वेलोसिटी वेक्टर है वो फील्ड के परपेंडिकुलर जो भी कंपोनेंट होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और अगर इसको हम इस डायग्राम से समझने की कोशिश करें तो ये होगा F प्रोपोर्शनल V साइन थीटा। कंबाइनिंग दीज थ्री वी विल गेट F प्रोपोर्शनल V Q V साइन थीटा। और अब जो ये फार्मूला हुआ, अब अगर हम प्रोपोर्शनलिटी यहाँ से विड्रॉ करते हैं तो ये हो जाएगा F इक्वल टू K V Q V साइन थीटा। अब जो यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है उसे हम ऐसा डिफाइन करते हैं कि ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K है इट बिकम्स यूनिटी, एंड इन दिस वे द फोर्स इज गिवन बाय F इक्वल टू Q V V साइन थीटा। ये अपना फार्मूला हो गया F इक्वल टू Q V V साइन थीटा। Q चार्ज है, V वेलोसिटी है, B ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है और साइन थीटा वो वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। इसी को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ये आता है F इक्वल टू वेक्टर F इक्वल टू Q और फिर ब्रैकेट में होता है वेक्टर B क्रॉस B।
क्रॉस प्रोडक्ट ये हम जानते हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटी के लिए यूज होता है। तो यहाँ फोर्स जो है वो वेक्टर है, इसीलिए वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट यूज किया। अब कुछ अगर केसेज हम कंसीडर करें तो इफ़ v इक्वल टू 0, ऊपर वाले इक्वेशन में अगर हम f इक्वल टू क्यू बी वी साइन थीटा में अगर v इक्वल टू माने वेलोसिटी 0 कर दें तो फोर्स 0 हो जाता है। Thus, a stationary charged particle does not experience any force in a magnetic field. अब अगर हम थीटा को 0 या 180 कर लेते हैं, जो एंगल है उसको 0 या 180 कर लें, मतलब जो चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल हो जाए, तो इस केस में भी जो साइन 0 या साइन 180 की वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी, तो जो फोर्स होगा वो 0 हो जाएगा। Thus, a charged particle moving parallel or anti-parallel to a magnetic field does not experience any force in the magnetic field. अब थर्ड केस है if थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अब अगर थीटा 90 हो जाए, मतलब वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी b है, इन दोनों के बीच का एंगल 90 हो जाए, तो 90 डिग्री हो जाएगा इन दोनों के बीच का एंगल। तो बीइंग साइन 90, द वैल्यू ऑफ इक्वेशन विल बी मैक्सिमम, एंड इन दिस वे वी मे से दैट पार्टिकल विल एक्सपीरियंस मैक्सिमम फोर्स इक्वल टू F इक्वल टू क्यू वी वी। नेक्स्ट पोर्शन है रूल्स फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल मूविंग परपेंडिकुलर टू ए मैग्नेटिक फील्ड। जो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली मूव कर रहे हैं, उन पर जो फोर्स काम कर रहा है उसे हम कैसे फाइंड करें, उसकी डायरेक्शन को कैसे फाइंड करें। तो इसके लिए देयर आर टू रूल्स टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द मूविंग चार्ज particle in a magnetic field. First, named as Fleming's left hand rule. इसका जो स्टेटमेंट है वो है if we stretch the thumb and the first two fingers of the left hand mutually perpendicular to each other and the forefinger points in the direction of magnetic field, central finger in the direction of current, then the thumb gives the direction of the force on the charge particle, जैसा अभी आपको डायग्राम में शो हो रहा है। दूसरा इसका रूल है जिसे बोलते हैं राइट हैंड पाम रूल। इसके लिए if we open the right hand and place it so that tips of the fingers point in the direction of the field B and thumb in the direction of velocity v of the positive charge, तो ये जो थंब है वो पॉजिटिव चार्ज की वेलोसिटी के डायरेक्शन में हो, या इसी को हम कह सकते हैं कि करंट की डायरेक्शन में हो, और जो स्ट्रेच्ड फिंगर हैं उनकी टिप्स वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करें। देन द palm faces towards the force F, तो जो palm होगी वो फोर्स को रिप्रेजेंट कर रही होगी। ये भी आपके डायग्राम में शो हो रहा है। और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको आप डिफाइन करना चाहो यहाँ से तो डिफाइन कर सकते हो v इक्वल टू एफ अपॉन क्यू बी साइन थीटा। एफ इक्वल टू क्यू बी साइन थीटा से b इक्वल टू एफ अपॉन क्यू बी साइन थीटा। अब इसको डिफाइन करना है तो इफ़ q इक्वल टू 1, v इक्वल टू 1 एंड थीटा इक्वल टू 90, देन v इक्वल टू f। इसका मतलब हुआ कि जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है या स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो फोर्स के इक्वल है। कब? अब जो कंडीशन आई है उसी को अप्लाई कर दो, q इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1, थीटा इक्वल टू 90। इसी को लैंग्वेज फॉर्म में लिख देना है तो ये हो जाएगा द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट में बी डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट चार्ज मूविंग अ यूनिट वेलोसिटी एट राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की जो SI यूनिट होती है वो टेस्ला होती है।
इसे कैपिटल टी से हम डिनोट करते हैं। और अगर 1 टेस्ला को डिफाइन करें तो 1 टेस्ला इज दैट मैग्नेटिक फील्ड इन विच ए चार्ज ऑफ 1 कूलम मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड एट राइट एंगल्स टू द फील्ड एक्सपीरियंसेस ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन। ये सब कुछ आपके F = Q VV sin थीटा से ही एक्सप्लेन हुआ है, वहीं से डिफाइन किया गया है। एक दूसरी भी यूनिट होती है, उसको बोलते हैं गॉस। मैग्नेटिक फील्ड की दूसरी यूनिट होती है, स्मॉलर यूनिट है, वो है गॉस। कैपिटल G से डिनोट करते हैं इसको। और 1 गॉस = 10⁻⁻4 टेस्ला। ये गॉस और टेस्ला का रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी न्यूमेरिकल्स में होता है, तो आपको ये लर्न ही हो जाना चाहिए कि 1 गॉस = 10⁻⁻4 टेस्ला। इसके बाद एक हेडिंग है, वो है लॉरेंज फोर्स। तो लॉरेंज फोर्स क्या है? लॉरेंज फोर्स को हम डिफाइन करते हैं, द टोटल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए चार्ज्ड पार्टिकल मूविंग इन ए रीजन वेयर बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर प्रेजेंट इज कॉल्ड लॉरेंज फोर्स। कोई भी जो चार्ज पार्टिकल है उस पर जो टोटल फोर्स काम कर रहा है, कब? जब दोनों फील्ड प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। मतलब ये चार्ज पार्टिकल दोनों फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी और ये मैग्नेटिक फोर्स भी। तो कोई चार्ज पार्टिकल, वो इलेक्ट्रिक फोर्स अगर हम उसके लिए कैलकुलेट करें तो ये होता है F = QE, और मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करें तो ये होता है F = QV×V या QVV sin थीटा। अब टोटल फोर्स हमको फाइंड करना है, क्योंकि लॉरेंज फोर्स फाइंड कर रहे हैं। तो लॉरेंज फोर्स = टोटल फोर्स F = FE + FM, इलेक्ट्रिक फोर्स और माने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, इन दोनों का सम ले लें तो ये हो जाएगा F = FE + FM। और यहाँ से F = Q ब्रैकेट के बाहर हो जाएगा, क्योंकि Q दोनों जगह है और ये स्केलर टर्म में है, तो ये हो जाएगा F = QE, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है कैपिटल E, + V×V। ये हो जाएगा लॉरेंज फोर्स के लिए इक्वेशन।